अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये देखकर दंग थीं कि इनएस्केपेबल कहे जाने वाले इस जेल में अगर किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए फिर भी वो वहां से चाहकर भी भाग नहीं सकता। वहीं अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 क्रिमिनल्स अमेरिका की काला पानी कहे जाने वाले इस जेल से आखिर कैसे भाग निकले। दरअसल यहाँ सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस जेल में दिन में 13 बार कैदियों की गिनती होती है और वहीं अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जरा सी भनक तक नहीं लगी। अब ना सिर्फ FBI बल्कि अमेरिका की कई टॉप एजेंसीज भी इस केस को सॉल्व करने में जी जान लगा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इस जेल के हाईएस्ट IQ वाले एक मास्टरमाइंड कैदी का फुल प्रूफ जेल ब्रेक प्लान जिसने अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए। ये उलझी हुई कहानी है पैसिफिक ओशन में लोकेटेड एक छोटे से अल्काट्राज आइलैंड की, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को सिटी से लगभग 2 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच मौजूद है। सिर्फ 22 एकड़ में फैले हुए इस छोटे से आइलैंड पर दुनिया के खूंखार क्रिमिनल्स को रखा जाता था। अल्काट्राज जेल को दुनिया का सबसे खतरनाक जेल इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि जो भी इस जेल से भागने की कोशिश करता वो या तो मारा जाता या फिर पकड़ा जाता। एक तो यह अल्काट्राज आइलैंड दूर दूर तक विशाल पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। दूसरा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों तरफ 15 फुट ऊंची फैंस भी खड़ी की गई है। जेल सार्जेंट की 24 घंटे हद से ज्यादा मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के साथ साथ इस जेल के जो आर्म गार्ड्स थे ना, उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर मिले हुए थे कि अगर कोई भी कैदी जेल से भागता पकड़ा जाए तो उसे सीधे गोली मार दी जाए। वैसे तो इस जेल को साल 1910 में ही बनाया गया था, पर उस टाइम पर इस जेल का इस्तेमाल सिर्फ USA आर्मी किया करती थी। मगर फिर जब साल 1933 में USA आर्मी ने अल्काट्राज को छोड़ा तो एक साल बाद 1934 में अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस जेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया और इसीलिए इस आइलैंड की लोकेशन हार्श कंडीशंस, समुंदर का फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जिसमें 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, और हद से ज्यादा सिक्योरिटी होने की वजह से अमेरिका इस जेल को एक एस्केप प्रूफ प्रिजन कहता था। मतलब ये कि अगर कोई एक बार यहाँ आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल नहीं था। वैसे तो इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन 12 जून 1962 को अल्काट्राज का सारा भ्रम तब टूट गया जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी ही स्किलफुली धोखा देकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब इस कहानी में 4 मेन किरदार हैं। पहला है मास्टरमाइंड फ्रैंक ली मॉरिस, और एलिजिडली अमेरिका के फेडरल ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग फ्रैंक मॉरिस का IQ 133 था, जो उसे पॉपुलेशन के टॉप 2% लोगों में लाता है, और उसकी इंटेलिजेंस उसे चीजों को ऐसे देखने की एबिलिटी देता था जो दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं। खैर, फ्रैंक मॉरिस अपनी 13 साल की उम्र से ही किसी ना किसी क्राइम के कारण जेल आता जाता रहता था, और उसकी उम्र के साथ साथ उसके क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे थे। एक बार बैंक रॉबरी के चार्ज में फ्रैंक को लुइसियाना स्टेट पेनिटेंशियरी भेजा गया, पर वो वहां से भाग जाता है, लेकिन जल्दी ही दोबारा अरेस्ट भी हो जाता है और इस बार उसे अल्काट्राज जेल भेज दिया जाता है। अल्काट्राज पहुंचने पर फ्रैंक मॉरिस की मुलाकात यहां पहले से ही सजा काट रहे एक कैदी एलन वेस्ट से होती है, जो इस कहानी का दूसरा किरदार है। एलन वेस्ट को इससे पहले कार चोरी के जुर्म में फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन भेजा गया था, लेकिन जब उसने वहां से भागने की कोशिश की तो उसे अल्काट्राज जेल भेज दिया गया। यहाँ बात ये थी कि फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि अपनी अपनी सजा काटने के दौरान ये दोनों पहले भी फ्लोरिडा जेल में मिल चुके थे। इसके बाद जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन नाम के 2 क्रिमिनल्स अल्काट्राज पहुंचते हैं, और ये दोनों आपस में सगे भाई थे, और इन दोनों एंगलिन ब्रदर्स को भी बैंक रॉबरी और अटलांटा पेनिटेंशियरी से भागने की कोशिश के जुर्म में यहाँ भेजा गया था। और कोइंसिडेंटली ये दोनों एंगलिन ब्रदर्स भी फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट से अपनी सजा के दौरान पहले भी फ्लोरिडा जेल में मिल चुके थे, और ये चारों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। वेल, तो इन चारों में एलन वेस्ट इस जेल में काफी सालों से था, इसी वजह से इसे इस जेल कैंपस के बारे में इन तीनों से ज्यादा पता था, और अल्काट्राज के ब्लॉक बी के सेल में एक लूप होल के बारे में उसने ही फ्रैंक मॉरिस को बताया था, और एलन के हिसाब से उनका वहां से भागना शायद किसी हद तक पॉसिबल था। और ये बात जब फ्रैंक मॉरिस ने सुनी तो उसने तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से भागना है। अब क्योंकि ये चारों अलग अलग वक्त में जेल पहुंचे थे, इसलिए एंगलिन ब्रदर्स और एलन वेस्ट को बी ब्लॉक के सेल नंबर्स अलॉट हुए थे, पर जो सेल नंबर फ्रैंक मॉरिस को मिला था वह किसी दूसरे ब्लॉक में था। इसी वजह से फ्रैंक मॉरिस इन तीनों से सिर्फ तभी ही मिल पाता जब वह जेल के टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाने या फिर जेल रूटीन के दूसरे काम करने बाहर आता। इसलिए प्लान के तहत ही फ्रैंक मॉरिस ने जेल अथॉरिटी से अपने एग्जिस्टिंग सेल को बदलकर बी ब्लॉक में दूसरा सेल देने की एप्लीकेशन लगाई, जिसे कि मंजूर भी कर लिया गया। अब फ्रैंक मॉरिस को भी बी ब्लॉक में एलन वेस्ट की बगल वाली सेल में भेज दिया जाता है। अब ये चारों एक ही ब्लॉक में आ जाते हैं, इसलिए दिन में कभी भी ये एक दूसरे से बातें कर सकते थे। हालांकि अल्काट्राज जेल में हर एक कैदी को सेपरेट सेल में रखा जाता था।
खैर लकीली अब ये चारों प्रिजनर्स बी ब्लॉक में बिल्कुल एक दूसरे के बराबर वाली सेल में शिफ्ट हो चुके थे और 6 महीनों तक तो ये अपने अपने सेल्स के अंदर बड़ी ही शांति से एस्केप प्लॉटिंग करते रहे, जिसकी भनक कानो कान किसी को भी नहीं लगी। इधर धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और अब आता है 12 जून 1962 के दिन की सुबह 7:15 पर रोज की तरह कैदियों को उठाने के लिए जेल का अलार्म बजाया जाता है और फिर इसके बाद रूटीन के हिसाब से असेंबली में सारे प्रिजनर्स की काउंटिंग शुरू होती है और काउंटिंग के दौरान इनमें से 3 कैदी मिसिंग थे। इसके बाद जब गार्ड्स ने सभी सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में इंग्लैंड ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस को अपने ही सेल में सोया हुआ देखा, लेकिन गार्ड्स को ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी, इसलिए उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। पर इसी दौरान गार्ड्स एक चौंकाने वाली चीज देखते हैं। वो देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स को इस तरह रखा गया था जैसे कोई इंसान उस बेड पर सो रहा हो। अब गार्ड्स को ये समझते देर नहीं लगी कि तीनों भाग चुके हैं और धोखा देने के लिए उन्होंने सोप, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और प्लास्टर के मिक्सचर से बना ये डमी हेड यहाँ रख दिया है। अब यह नजारा देखकर पूरा जेल स्टाफ और अथॉरिटी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। हालांकि उन्हें यह सोचकर थोड़ी तसल्ली थी कि ये कैदी इस आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, इसलिए पूरे आइलैंड को खंगालना शुरू किया गया, लेकिन उनका कहीं भी कोई नामो निशान तक नहीं मिलता है। अब जेलर के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जिस जेल को खासकर इसलिए बनाया गया ताकि उसमें से कोई भाग ना सके, और फिर भी अगर एक साथ 3 कैदी वहां से भागे तो भागे कैसे? रिमेंबर वन थिंग कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था। लिहाजा अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इसमें एफबीआई को भी इन्वॉल्व किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंग्लिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस के सेल को खंगाला गया तो वहां पर एक और चौंकाने वाली चीज मिली। उन्होंने देखा कि उन तीनों के सेल्स की दीवार में लगा छोटा वेंट टूटा हुआ है और उस वेंट का सुराख इतना बड़ा है कि कोई भी शख्स उसमें से इजीली आर पार हो सकता है। फिर गार्ड्स ने बाकी के इनमेट्स के सेल्स की भी तलाशी शुरू की, पर हैरानी तो तब हुई जब वो गार्ड्स एलन वेस्ट के सेल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके सेल में भी ठीक वैसा ही सुराख है जैसा कि एंग्लिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस के सेल में है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में गार्ड्स ने देखा कि दीवार की दूसरी साइड में भी 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज हैं और ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का ही है जो किसी वजह से भागने में नाकाम रहा था। इसके बाद एलन वेस्ट को उठाया गया और पूछताछ शुरू की गई। अब तक एलन वेस्ट को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि वो अब फंस चुका है और इन्वेस्टिगेटर्स के पास उसके इस प्लान में शामिल होने के सारे सबूत हैं। लिहाजा वो इस केस में इस शर्त पर गवर्नमेंट विटनेस बनने को तैयार हो गया कि उसकी इस जेल से भागने की कोशिश में होने वाली सजा को माफ कर दिया जाएगा। वैसे भी एलन वेस्ट के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसने सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी इन्वेस्टिगेटर्स के सामने रख दी और एक परफेक्ट एस्केप की पूरी कहानी कुछ इस तरह थी। एलन ने बताया कि जब 2 साल पहले फ्रैंक मॉरिस इस एल्केट्राज जेल आया तो शुरू से उसके दिमाग में ये था कि उसे यहाँ से भागना है। इसके बाद उसकी मुलाकात जेल में एलन वेस्ट से होती है, फिर जॉन एंग्लिन और क्लेरेंस एंग्लिन से। क्योंकि फ्रैंक मॉरिस इन तीनों को पहले से ही जानता था, इसलिए वो उन्हें भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेता है। और जैसा कि एलन जेल में साफ सफाई का काम करता था तो इसी साफ सफाई के दौरान उसे बी ब्लॉक सेल के ऊपर छत में एक वेंटिलेशन होल मिलता है जो कि सीमेंट से सील नहीं था और उसमें जो जाली लगी थी उसे अगर किसी तरह हटा दिया जाता तो वो वेंटिलेशन के जरिए जेल के बाहर बड़ी ही आसानी से निकल सकते थे। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इन चारों के सेल्स बी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर था और 24 घंटे की सिक्योरिटी के बीच सेल्स के स्टील से बनी ग्रिल्स को काटकर बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल था। इसके बाद अब इन चारों ने इसके आगे के प्लान पर काम करना शुरू किया जिससे वो बी ब्लॉक के सेल के ऊपर पहुंच सके। जैसा कि ये लोग जेल में साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम किया करते थे, इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके सेल की दीवार के ठीक पीछे एक कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर में प्रिजनर्स के सेल में पानी पहुंचाने वाले और ड्रेन पाइपलाइंस हैं और वहां कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। अब इस कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए चारों ने सेल्स की बैक वॉल पर जो एक छोटा वेंट था उसे यूज करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और इस वेंट के होल को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। इसलिए इसी प्लान के तहत ये चारों कई महीनों तक मौका ढूंढकर किचन से चुराई हुए स्पून्स और बटर नाइफ की मदद से अपने अपने सेल के इस वेंट की साइज को बड़ा करने के लिए वेंट के चारों तरफ सुराख करने लगे। यहाँ तक कि आखिर में इन्होंने जेल के एक खराब पड़े वैक्यूम क्लीनर के मोटर की मदद से एक ड्रिल मशीन तक बना ली और उसकी मदद से दीवार में छेद करने लगे। मगर जब ये चारों अपने सेल के पीछे की दीवारों में डिगिंग करते तो जाहिर सी बात है कि इसमें आवाज भी होती, तो इससे बचने के लिए वो ये काम तब करते थे
जब रात को डिनर के बाद जेल में 1 से 1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम होता था और उसका फायदा ये होता कि म्यूजिक की आवाज में उनका यह दीवार में होल करने का शोर गुम हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये भी डर था कि अगर किसी भी गार्ड ने यह देख लिया कि दीवार में कोई गड़बड़ है तो उनका यह प्लान फेल हो जाता। इसलिए इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए पहले तो इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई सामान इस वेंट के सामने रख देते और बाद में उन्होंने कार्डबोर्ड की मदद से उस खिड़की जैसी एक नकली खिड़की बनाई और फिर उसे सेल की दीवार से मिलते रंग से पेंट कर दिया। यहाँ उन्हें पेंट ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि एलन ही जेल में पेंट का भी काम करता था। अब उन्हें जब भी दीवार में खुदाई करनी होती तो वह कार्डबोर्ड को हटाते और फिर काम होने के बाद उसे वापस चिपका देते और दूर से देखने में तो वह हूबहू असली वेंट जैसा लगता था। अब देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब इन चारों ने अपने सेल की सुराख को इतना चौड़ा कर लिया जिससे वो अब आराम से इस सेल के बाहर निकल सकते थे। इसलिए अब इन लोगों को इस एल्केट्राज आइलैंड से बाहर निकलने के बाद समंदर में सरवाइव करने वाले स्टेप पर काम करना था। जैसा कि इस जेल में राउंड द क्लॉक पहरा दिया जाता था और अगर कोई भी कैदी अपने सेल से गायब होता तो वहां के गार्ड्स को तुरंत पता चल जाता। इसके लिए उन्होंने इस प्लान का मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी वजह से ही 10 घंटों तक किसी को इस जेल ब्रेक की भनक तक नहीं लगी। इसके लिए इन चारों ने साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और धूल मिट्टी को एक साथ मिलाकर नकली सर बनाया और फिर उस डमी को अपने अपने चेहरे से मिलती जुलती सी शक्ल दे दी और उसके बाद जो कैदी जेल में पेंटिंग किया करते थे उनसे स्किन कलर का पेंट लेकर उस पुतले पर अपने अपने स्किन कलर जैसा पेंट भी कर दिया। अब इस डमी हेड के सर और आंखों पर बाल लगाने के लिए भी उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि ये जो क्लेरेंस एंगलिन था ना वो जेल में कैदियों के हेयर कट किया करता था। इसीलिए वो वहां से असली बाल चुरा कर लाता और फिर वो सभी उस बाल को पुतले के सर पर चिपका देते और अब रोज रात को जैसे ही जेल की लाइट्स बंद होती तो फ्रैंक मॉरिस, एंगलिन ब्रदर्स और एलन वेस्ट अपने अपने डमी सर को अपने सेल के बेड पर रखते और नीचे से चादर और कुछ तौलिए के जरिए एक बॉडी शेप जैसा बनाकर ऊपर से उसे कंबल से कवर कर देते। लेकिन बस इस डमी हेड को थोड़ा सा विजिबल रखते ताकि वहां के नाइट गार्ड्स को कोई शक ना हो। फिर ये चारों दीवार में बनी उसी वेंट से होकर पीछे के कॉरिडोर में जाते और फिर ड्रेन पाइप के जरिए सेल के ऊपर पहुंचते और ऊपर पहुंचकर पर्दे की आड़ में अपना काम करते रहते। इन चारों का ये सिलसिला कुछ महीनों तक यूं ही चलता रहा और फाइनली इतिहास में लिखा जाने वाला वो दिन भी आ गया। लिहाजा 11 जून की रात कैदियों की गिनती के बाद जब 9:30 पर जेल की लाइट्स बंद हुई तो प्लान के मुताबिक चारों ने अपने नकली सर को अपने अपने बेड पर रखा और दीवार की वेंट के जरिए पीछे कॉरिडोर में आकर यहाँ से एक ड्रेन पाइप के सहारे सीधा बी ब्लॉक की छत पर आ गए जहां पहले ये लोग अक्सर मेंटेनेंस का काम करने आया करते थे और इसी बहाने अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी डिटेल्स को रिव्यू भी करते थे। खैर लेकिन इधर ये जो एलन वेस्ट था उसने अपने वेंट की विंडो को सीमेंट से जो सील किया था वो गलती से ज्यादा सीमेंट यूज होने की वजह से फिक्स हो गया जिसकी वजह से वो चाह कर भी निकल ही नहीं पाया। लेकिन ये तीनों छत पर पहुंचकर काफी देर तक एलन वेस्ट का इंतजार करते रहे पर वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और काफी देर तक जब वो नहीं आया तो ये तीनों एक पाइप की हेल्प से नीचे आए और फिर एल्केट्राज आइलैंड की 15 फुट ऊंची फैंस को छलांग लगा करके भाग निकले। अब उनके सामने था अथाह समुंदर और इसे पार करने के लिए भी उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। इसके लिए इन लोगों ने काफी पहले से ही कैदियों को जेल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिए जाने वाले रबर के रेनकोट्स को चोरी छुपे इकट्ठा करना शुरू कर दिया था जिसकी मदद से फ्रैंक मॉरिस ने एक इन्फ्लैटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना ली थी जिसमें बस हवा भरना था और फिर उसमें बैठकर उस समंदर को पार करना था। इतना ही नहीं, इन्होंने रेनकोट्स के जरिए ही लाइफ जैकेट्स भी बनाई थी जो कि राफ्ट के काम न करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। दरअसल ये सारी चीजों को रखने और रेनकोट्स से राफ्ट्स और लाइफ जैकेट्स बनाने के लिए इन लोगों ने बी ब्लॉक के सेल के ऊपर जो वेंटिलेशन होल की खाली जगह थी न जिस पर सिर्फ जाली लगी हुई थी उस जगह का इस्तेमाल करने का फैसला किया क्योंकि ये सारी चीजें ना तो वो अपने सेल में रख सकते थे और ना ही बना सकते थे। इसके लिए एलन वेस्ट ने प्लान के तहत ही सफाई के समय मिट्टी नीचे ना गिरे इस बहाने से जेल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलकर वहां पर्दे लगाने की रिक्वेस्ट की थी और उसे उस जगह पर पर्दा लगाने की इजाजत मिल भी गई और अब यहाँ वो लोग उस पर्दे की आड़ में कुछ भी कर सकते थे। खैर यहाँ दूसरी तरफ अब तक एलन भी किसी तरह वेंट हटाने में कामयाब हो जाता है और बाहर कॉरिडोर में आकर वहाँ उसे एक लाइफ जैकेट और एक पतवार मिलती है जो कि इन तीनों ने एलन के लिए ही वहाँ छोड़ा था। फिर एलन दोनों चीजें लेकर ऊपर छत पर पहुंचता है मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और इधर ये तीनों नाव में बैठकर पैसिफिक ओशन में कहीं गायब हो चुके थे। इसीलिए एलन वेस्ट को अपने सेल में वापस आना पड़ता है और फिर इसके बाद अगली सुबह वो पकड़ा जाता है।
अब एलन से पूरी कहानी सुनने के बाद जेल अथॉरिटी ने अपना सर पकड़ लिया कि कैसे ये चारों पिछले 6 महीनों से इस प्लान को अंजाम दे रहे थे और किसी को रत्ती भर का क्लू तक नहीं था। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका था। अब आगे एफबीआई ने समुंदर में जाने के बाद वाले प्लान के बारे में पूछा। इस पर एलन वेस्ट बताता है कि प्लान के मुताबिक इनको सबसे पहले यहाँ से निकलकर एंजल टापू पर जाना था, जो एल्कट्राज से लगभग 3 किलोमीटर दूर नॉर्थ में है। फिर वहां से होते हुए मेनलैंड में एंटर करना था और वहां से एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराकर हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग जाने का प्लान था। अब इन तीनों के लिए मैनहंट शुरू होता है और इसमें एफबीआई के साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और यूएस मार्शल को भी इन्वॉल्व किया जाता है और समंदर में दूर दूर तक आइलैंड्स और मेनलैंड पर इनकी तलाश की जाती है। लेकिन ना तो मेनलैंड से किसी चोरी की कोई रिपोर्ट मिलती है और ना ही समंदर में इनका कोई भी नामो निशान। इधर अब तक ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई और इस खबर ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया, क्योंकि अमेरिका एल्कट्राज को एस्केप प्रूफ कहता था और ऐसी इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर यहाँ से 3 कैदी फरार हो चुके थे, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काफी शर्म की बात थी। वहीं दूसरी तरफ तलाशी के दौरान कोस्ट गार्ड्स को समंदर में तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिलता है, जो कि उन्हीं तीनों का था। इसके बाद उसी रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिसमें उन प्रिजनर्स के पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, जिसमें उनकी फैमिली फोटो और कुछ लेटर्स मौजूद थे। और अगले 10 दिनों के अंदर एफबीआई को समुंदर में अलग अलग जगहों से वो तीनों लाइफ जैकेट्स भी मिल जाती है, जो उस रात इन तीनों ने पहने थे। लेकिन इसके बाद अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिलती है और ना ही कोई बॉडी पार्ट्स या फिर वो राफ्ट। इसके बाद एफबीआई अगले कई सालों तक इनकी तलाश में जी जान से लगी रही। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स के फैमिलीज से इंटरोगेशन करती रही, उनकी जासूसी भी की गई, उनके फोन्स भी टैप किए गए, मगर फिर भी एफबीआई को इसके बाद भी इन तीनों के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला। और आखिरकार इस जेल ब्रेक के 17 सालों बाद 31 दिसंबर 1979 को एफबीआई ने ये केस यूएस मार्शल्स सर्विस को हैंड ओवर करते हुए अपने रिकॉर्ड से ऑफिशियली इस केस को क्लोज कर दिया। एफबीआई ने केस को क्लोज करते हुए कहा कि अल्काट्राज से भागने के बाद इन तीनों की समुद्र के ठंडे पानी में डूबने से मौत हो गई। लेकिन एफबीआई की इस बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया कि उस रात वहां से भागने के बाद उनकी मौत हो गई, क्योंकि ना तो एफबीआई को कभी उनमें से किसी की लाश मिली और ना ही कोई ऐसा सबूत जो इनको मुर्दा साबित कर सके। इसके अलावा तब से लेकर अब तक बीच बीच में कई बार इन तीनों को देखे जाने की बातें सामने आई, जैसे कि एंगलिन ब्रदर्स की मां को हर साल मदर्स डे पर बिना नाम और पते के फूलों से सजा गुलदस्ता हर साल भेजा जाता रहा। और जब एंगलिन ब्रदर्स की मां की मौत हुई, उसके बाद उनके फ्यूनरल पर वहां लंबी चौड़ी कदकाठी वाली 2 औरतों को देखा गया था, जिन्होंने की खूब सारा मेकअप कर रखा था, और उन दोनों लेडीज ने किसी से कोई बात नहीं की और थोड़ी ही देर बाद वहां से चली गई। इसके कुछ सालों बाद जब एंगलिन ब्रदर्स के पिता की मौत हुई, तब भी 2 अनजान शख्स को देखा गया जिनकी दाढ़ी मूछें काफी बड़ी थीं। वो दोनों ताबूत के पास आकर रोने लगे। फिर इसके कुछ ही मिनटों बाद ये दोनों आदमी भी वहां से चले गए। हालांकि इस फ्यूनरल में यूएस मार्शल के कुछ ऑफिसर्स भी वहां मौजूद थे, उन्हें भी इन पर शक हुआ था, मगर इससे पहले कि वो उनसे कोई सवाल करते, दोनों वहां से फरार हो गए। यहाँ तक कि इससे पहले इन दोनों को एक बार ब्राजील की एक क्लब में देखा गया था, जिसकी एक फोटो भी एफबीआई को मिली थी। तब एफबीआई की एक टीम वहां उसे अरेस्ट करने भी पहुंची थी, लेकिन तब तक वो गायब हो चुके थे। खैर, कई साल बीत जाने के बाद जनवरी 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को जॉन एंगलिन की तरफ से एक लेटर मिलता है। उसने उस लेटर में लिखा था कि उस रात अल्काट्राज जेल से भागने के बाद हम तीनों बिल्कुल सही सलामत थे और अभी फिलहाल उसकी उम्र 83 साल हो चुकी है और उसे कैंसर हो गया है। आगे जॉन ने लिखा कि 2005 में फ्रैंक मॉरिस की मौत हो गई और उसका छोटा भाई क्लेरेंस एंगलिन भी 2008 में मर गया। फिर उसने कहा कि अगर पुलिस मेरे इस कैंसर का इलाज कराए और मुझे अल्काट्राज जेल ब्रेक के लिए 1 साल से ज्यादा की सजा न दी जाए, तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। लेटर मिलने के बाद पुलिस ने जब इस लेटर की ऑथेंटिसिटी के लिए हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए की जांच कराई, तो इसका रिजल्ट इनकंक्लूसिव ही रहा। और यूएस मार्शल सर्विस, जिनके पास अब इस केस का जुरिस्डिक्शन है, उनका मानना था कि ये लेटर बेसलेस है और इसमें कोई दम नहीं है, इसीलिए इस पर किसी भी जांच एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि इस लेटर से ये पता चला कि भागने के बाद जॉन एंगलिन ने अपनी लाइफ का ज्यादा समय सियाटल में बिताया। उसके बाद 8 साल तक नॉर्थ डकोटा में, और लेटर लिखे जाने के टाइम वो सदर्न कैलिफोर्निया में रह रहे थे। खैर, अल्काट्राज जेल ब्रेक को हुए अब 63 साल हो गए हैं, मगर यह केस आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि एफबीआई के हिसाब से उनकी मौत उसी रात हो गई थी और केस क्लोज कर दिया गया। मगर यूएस मार्शल डिपार्टमेंट में यह केस आज भी ओपन है, और अगर आज भी उनमें से कोई भी जिंदा होगा तो उसकी उम्र 90 के पार होगी। इसीलिए यूएस मार्शल डिपार्टमेंट उन तीनों की उम्र के हिसाब से फोटो को प्रोसेस कर आज भी उनकी तलाश कर रही है। और यूएस मार्शल का ये सर्च ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनकी लाश नहीं मिल जाती, या फिर तब तक जब तक इन सभी की उम्र 100 साल की नहीं हो जाती। इसके बाद ही यूएस मार्शल डिपार्टमेंट ऑफिशियली इस केस को अपने रिकॉर्ड में क्लोज करेगा।
हालांकि इस जेल ब्रेक के अगले ही साल इस एल्केट्राज जेल को बंद कर दिया गया था और एल्केट्राज आइलैंड को अब नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है और अब यह एक टूरिस्ट प्लेस है जहां ब्लॉक बी अब भी मौजूद है और जिसे आज भी हर साल हजारों टूरिस्ट्स यहां इसे देखने आते हैं।